राजस्थान के करौली में जो जघन्य वारदात हुई उससे पूरा देश सन्न है। कैसे दिन दहाड़े एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन आज उनसे इंसाफ दिलाने के लिए जब गांव की पंचायत बैठी तो वहां तो सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ जुटी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने आज जयपुर में किसान सम्मेलन रखा हुआ था, लेकिन हुआ वहां पर कविता सम्मेलन, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कविता सुन रहे थे, तालियां बजा रहे थे। आप सोचिए, जयपुर से सिर्फ 177 किलोमीटर दूर करौली में एक पुजारी का परिवार इंसाफ की मांग को लेकर पुजारी के शव को 40 घंटे से अपने साथ रखकर प्रदर्शन कर रहा था और गहलोत सरकार के किसी नुमाइंदे के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अशोक गहलोत को इन सब की फिक्र कहां थी, वो तो कवि सम्मेलन सुन रहे थे। आपके सामने तस्वीरें, दोनों तस्वीरें, एक तरफ जहां पर इस पुजारी की अब अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और वो भी एक मायने में ऐसा लगता है कि जैसे परिवार ने अपने हालात से समझौता किया। हमने बात की गांव वालों से, हमने बात की पंचों से, उन्होंने कहा कि जब कोई सरकार का मंत्री उनसे बात करने के लिए नहीं आया, स्थानीय विधायक जब तक नहीं पहुंचा जो कांग्रेस पार्टी का है, तो हम क्या करते? हम शव को कब तक अपने सामने रखे रहते? परिवार में घर के अंदर चूल्हा नहीं जलाया है पिछले 3 दिनों से, कब तक परिवार भूखा रहता? इसीलिए हार कर उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए हामी भर दी। जो कुछ भी सरकार की तरफ से उन्हें देने की बात कही गई है उसको स्वीकार कर लिया। हालांकि परिवार पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। परिवार में अब कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं बचा जो कि इस पूरे मामले को आगे बढ़ा करके देख सकता या नुमाइंदों से बात कर सकता। इसलिए सब कुछ गांव के पंचों के ऊपर छोड़ दिया गया, और गांव के पंचों से बात करने के लिए आपको जानकर हैरानी होगी, कोई कांग्रेस पार्टी का यानी सत्तारूढ़ दल का कोई नेता नहीं आया। विपक्ष के नेता किरोड़ी लाल मीणा वो वहां पर पहुंचे, पंचायत के बीच में सुलह सफाई कराई, बीच बचाव किया, रास्ता निकाला, प्रशासन के साथ वो बात करते रहे, लेकिन कोई भी सत्ताधारी दल का नेता वहां पर नहीं दिखा। यहां तक कि स्थानीय विधायक तक वहां नहीं आया। और इतनी उदासीनता क्यों है, यह आपको दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जहां गहलोत सरकार आज कविता पाठ में मगन थी। एक किसान सम्मेलन के नाम पर वहां पर कविता पाठ सुन रही थी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे। पवन नारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन ने थोड़ी देर पहले आपको खबर दी थी, परिवार से बात की थी जिन्होंने अंतिम संस्कार के लिए अब हामी भर दी है। वहां इस वक्त क्या हो रहा है पवन, ये भी बताइएगा। और आप नहीं देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें। इस वक्त अशोक गहलोत एक कवि सम्मेलन में। जी बिल्कुल, वो तस्वीरें हमने देखी हैं जहां अशोक गहलोत किसान सम्मेलन में थे, लेकिन वो किसान सम्मेलन में कविताएं सुनते और बोलते हुए नजर आए। इस वक्त यहाँ की स्थिति बता दूं कि अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं, और जो आपने बात की कि स्थानीय विधायक नहीं आए, मुख्यमंत्री की तरफ से एक ट्वीट भर आया और ट्वीट आए भी वक्त हो गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो स्थानीय विधायक हैं वो रमेश मीणा हैं, और वो सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं। तो इस मामले में दोनों कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उसका भी असर देखने को मिला कि ये मामला सचिन पायलट गुट के विधायक के इलाके का है। तो शायद इसीलिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री ने गौर न किया हो, सिर्फ एक ट्वीट भर किया, लेकिन उसमें भी किसी मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया। स्थानीय स्तर पर लोगों ने दबाव बनाया, तब जाकर 10 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया गया है। लेकिन अगर पवन ऐसा है तो ये तो और ज्यादा दुख की बात है कि ऐसे मौके पर भी राजनीति सूझ रही है वहां लोगों को। अगर इसमें भी कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी सामने आ रही है तो इससे ज्यादा दुख की और शर्म की बात और क्या हो सकती है? इसके अलावा हमें कोई वजह समझ नहीं आती कि मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे हिंदुस्तान में इस बात का जिक्र है कि कैसे एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया, उस पर एक जघन्य अपराध का ट्वीट तो किया, लेकिन जब परिवार की मांग सामने आई तो उस पर ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से ना स्थानीय विधायक की तरफ से कुछ कहा गया, और विधायक तो यहाँ तक कि पहुंचे भी नहीं सांत्वना देने के लिए, ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से कोई प्रतिनिधि पहुंचा। तो सवाल ये है कि जनतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने के लिए है, या अगर वो किसी मुसीबत में पड़ती है तो सरकार, नुमाइंदे, कोई उसके पक्ष में खड़ा भी होता है। और ये तो बड़ी बुनियादी सी बात है। आप तो लोगों के बीच में रहते हैं, वहां उनकी बात सुनाते हैं सबको, दुनिया को। विधायक एक ऐसा शख्स होता है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक व्यक्ति से जुड़ा होता है, परिवारों को नाम से जानता है, परिवारों के मुखियाओं को पहचानता है, हर वक्त लोगों के बीच में रहना उसका काम है। और एक विधायक ही होता है जिसके बाद सबसे पहले कोई भी परिवार या कोई भी शख्स जिसकी कोई जरूरत हो तो अपनी मांग लेकर पहुंचता है। विधायक का यहां ना आना, चाहे वो सचिन पायलट गुट के हो या अशोक गहलोत के हो, बात गुटबाजी की नहीं है। चुना तो उन्हें इस गांव की जनता ने था, उनको वहां होना चाहिए था।
जी बिल्कुल, हम टीवी पे बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो गालियां देते हुए नजर आए। कहते हैं अगली बार वोट मांगने आए हम उन्हें जवाब देंगे। सोचिए, एक प्रतिनिधि जिससे जनता को उम्मीदें थी, उम्मीद ये थी कि जब मुसीबत होगी तो काम आएंगे, इतनी बड़ी घटना हो गई। पूरे देश में आज इस घटना की जिक्र हो रही है। एक ब्राह्मण को जला दिया गया। और गौर कीजिए, राजनीतिक पार्टियां हमेशा जात के आधार पर बांटती हैं, धर्म के आधार पर बांटती हैं। और यहाँ पर हमें एक अनूठी मिसाल देखने को मिली कि यहाँ मीणा समुदाय के लोग मीणा अपराधी के खिलाफ मांग कर रहे थे कि एक्शन लिया जाए। इतनी अच्छी तस्वीर थी, लेकिन इस पूरी तस्वीर में स्थानीय विधायक गायब थे। सोचिए, अच्छा कुछ हो तो वहां राजनीतिक दल मिलना मुश्किल है, लेकिन बुरा कुछ हो तो जरूर राजनीतिक दल दिखाई देते हैं। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य भी जुड़ गए हैं, वो भी इसी गांव में इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन जो सरकार का रवैया है उस पर रह रह कर दुख होता है। आज अशोक गहलोत जो है किसान सम्मेलन में थे, वो कह देंगे कि मैं तो किसानों के बीच में था, लेकिन वहां हो तो कविता पाठ रहा था। उनको उनके दिल में इतना नहीं आया कि अपने किसी प्रतिनिधि को यहां पर भेज देते, और नहीं तो अपनी पार्टी के एक विधायक, स्थानीय विधायक से कहते कि तुम जाकर के वहां पर लोगों के बीच में रहो। देखिए, इस बात की टीस हर किसी के दिल में है कि भाई यहाँ से कांग्रेस का नेता है, बढ़ चढ़ के उसको वोट देकर चुना है, लेकिन वो हमारा नेता हमारे बीच में नहीं रहा जब इतनी बड़ी मुश्किल हमारे सर पर खड़ी हो रखी है। और तो और सूबे का मुखिया अगर इतनी संवेदनाएं प्रकट कर रहा है, ट्वीट के जरिए प्रकट कर रहा है, अपनी बातें रख रहा है, तो क्या वो अपने किसी नेता को यहाँ पे नहीं भेज सकता था? जयपुर के सभागार में एक कविता पाठ में जा सकते हैं, अपनी एक संवेदना प्रकट कर देते, अपनी बात प्रकट कर देते, तो शायद बहुत अच्छा लगता। ये लोगों का कहना है और इस बात की नाराजगी भी बिल्कुल है, जैसे कि पवन बता भी रहे थे। और यही वजह है कि तमाम जितने भी समुदाय के लोग हैं, सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं है कि अगर आरोपी मीणा है, बल्कि सर्व समाज के लोग यहाँ पर हैं। और आप विजुअल्स में देख रहे होंगे, खुद बीजेपी के जो सांसद हैं, नेता हैं, मीणा समाज के जो लोग हैं, आसपास के गाँव के जो लोग हैं, वो यहाँ पर हैं और दाह संस्कार में पूरे पीड़ित परिजन के साथ में खड़े हुए हैं। और उन्हीं के इनिशिएटिव से इतनी तमाम बातों में मान मनोबल करा के तमाम मुआवजा और तमाम चीजों पर सहमति बनी है। लेकिन बस वही आखिरकार सवाल कि गुटबाजी इतनी ज्यादा है नेताओं के बीच में कि इतनी बड़ी बात सामने, घटनाक्रम सामने हो गया, लेकिन कोई नेता नहीं आया। अगर किसी को ये लगता है, या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये लगता है मनीष, कि लोगों की ये नाराजगी केवल स्थानीय विधायक के लिए रहेगी और स्थानीय विधायक सचिन पायलट गुट के हैं तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो बहुत बड़े भुलावे में है। क्योंकि लोग चुनते हैं सरकार, लोग देखते हैं मुख्यमंत्री कौन है, और लोग ये देखते हैं कि जब वक्त पड़ा तो उस वक्त उनके काम कौन आया। और इस वक्त अशोक गहलोत क्या कर रही थी, अशोक गहलोत खुद क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार क्या कर रही है, और किस बात पर अशोक गहलोत आपको ताली पीटते दिखाई देंगे जब दूसरी ओर गांव में इतना गमगीन माहौल है। देखिए आप खुद। कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप सबसे अनुरोध है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो। ये देखिए, ये एक किसान सम्मेलन है जहां पर आज पहुंचे हुए अशोक गहलोत, लेकिन वहां पर वो कविताएं सुनने में मस्त थे। जयपुर में बैठी है पूरी सरकार, और जयपुर से 170 किलोमीटर दूर ये करौली का गांव है जहां पर चीतकार है, जहां पर परिवार बेसुध है, जहां पर एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया। वो उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, हताश होकर 40 घंटे बाद इस गांव ने अपना धरना खुद ही खत्म कर दिया। उनकी मांगों को सुनने के लिए जो कांग्रेस की सरकार के प्रतिनिधि तो नहीं आए, ना विधायक आए, लेकिन विपक्ष के लोग वहां पर पहुंच गए। उसके बाद उनके और स्थानीय प्रशासन के बीच जो भी बातचीत में सुलह निकली, जो भी रास्ता निकला, उसे परिवार ने और पंचों ने स्वीकार कर लिया और अब अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। अब सोचिए, लेकिन 40 घंटे तक उस शख्स के शव को रखकर उन्होंने प्रदर्शन किया जो पूरी तरीके से जला हुआ था। बाबू पुजारी, जिनको गांव के जमीन के झगड़े में एक दबंग व्यक्ति ने जिंदा जला डाला, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में नहीं देश में इंसाफ की मांग उठ रही थी, उसको लेकर के कितना उदासीन रवैया राज्य सरकार का है, यह आप साफ तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं। वहां इस वक्त गांव में क्या हालात हैं, आपको पवन नारा और मनीष भट्टाचार्य बता रहे हैं। पवन, इस वक्त की परिस्थिति अगर आप वहां बता सकें, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, और आप खास किस जगह पर मौजूद हैं?
सौरभ, इस वक्त हम शमशान घाट में मौजूद हैं। पंडित जी के पार्थिव शरीर को यहाँ शमशान घाट में लाया गया है और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं और सभी गांव के लोग, लगभग 200 से 250 लोग हम देख पा रहे हैं। गांव का बच्चा जो वयस्क है, बच्चों को अनुमति नहीं होती शमशान घाट आने की, लेकिन हर शख्स गांव का यहाँ इस वक्त मौजूद है पंडित जी को अंतिम विदाई देने के लिए। यहाँ उनके अंतिम संस्कार की अंतिम तैयारियां चल रही हैं और यहाँ 10 से 15 मिनट बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। ये यहाँ की स्थिति है। मनीष, जैसा आप बता रहे थे कि इस गांव ने एक अच्छी मिसाल पेश ये की है कि पूरा गांव एकजुट था उस पीड़ित परिवार के लिए, पुजारी के परिवार के लिए इंसाफ मांगने में। कहीं कोई जात पात का जिक्र उन्होंने नहीं किया, चाहे कोई किसी भी समुदाय से आता हो। सबने कहा वो जो अपराधी था वो किसी समुदाय का नहीं है, लेकिन इंसाफ की मांग सबने की और परिवार के लिए जो मांगे थी, चाहे मुआवजे की मांग हो, घर की मांग हो, नौकरी की मांग हो, वो जब उन्होंने पूरी होती नहीं दिखी तो गांव में आम गांव के आदमी के अंदर एक नाराजगी दिखाई दी। पवन। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये रही कि ये जमीन जो है जिसको लेकर विवाद है, ये जमीन मीणा समाज ने ही पंडित जी के परिवार को दी थी और इसके बाद जब 1 महीने पहले पंचायत हुई उसमें भी यही फैसला हुआ था कि ये जमीन पंडित जी को ही दी जाए, क्योंकि उसी जमीन के सहारे उनका गुजर बसर हो रहा है, अतिक्रमण ना किया जाए। सिर्फ एक परिवार ने उस फैसले को नहीं माना, उसका विरोध जताया और वही परिवार आरोपी है जिसने पंडित जी को जिंदा जला दिया। इसीलिए मीणा समाज में भी इस बात को लेकर रोष है कि 7 जन्म का पाप इस गांव के गले पड़ गया, एक पंडित को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया गया। ये नाराजगी है। सोचिए, किरोड़ीलाल मीणा राजनीतिक व्यक्तित्व है, लेकिन वो मीणा समाज के नेता हैं। वो आकर अपराधियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। गांव में क्या पंडित, क्या मीणा, क्या बाकी कोई जात पात, ये सबसे अच्छी बात यहाँ ये रही कि सभी अपराधी के लिए सजा की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि इस तरह की कई स्थिति में हमने देखा है पूरे भारत में कि जात के आधार पर आप तय करते हैं कि कौन सगा और कौन नहीं, लेकिन यहाँ ये तय हुआ कि पंडित जी के साथ अन्याय हुआ, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और आज जब 500 से 1000 लोग वहां उनके घर पर धरने पर बैठे थे, उसमें सर्व समाज शामिल था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। मनीष आप जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, ये बताइएगा कि इस जो व्यक्ति था, जो आरोपी है, जो बताया जा रहा है कि उसने जमीन विवाद में इन पुजारी को जिंदा जलाया, इसकी क्या पृष्ठभूमि है? कोई आपराधिक छवि का आदमी है, दबंग व्यक्ति है, कौन है ये? देखिए, ये मैंने पहले ही बताया था कि मीणा बाहुल्य इलाका है, क्योंकि कैलाश मीणा नाम का है और ये 5 इसके साथ जो भाई और चाचा और भतीजे भी हैं जो शामिल हैं, वो फिलहाल फरार हैं। वो इनकी अगर हम बात बता दें तो ये पहले ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को समर्थन भी देते थे, क्योंकि पूरा इलाका ही रमेश मीणा का है, इस वजह से उनकी कई रैलियों में भी शामिल वगैरह हुए थे, तो कुछ न कुछ राजनीतिक संगठन के तमाम लोगों का वर्चस्व भी हासिल था। ऐसी तमाम बातें आ रही थी। क्योंकि दबंग परिवार है, काफी बड़ा कुनबा है इनका और यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं आम है। मंदिर माफी की जमीन हड़पने की हमेशा से कोशिश की जाती, देवस्थान विभाग पूरी इसमें तमाम प्रयास करता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जो दबंग है वो अपनी जो तमाम चीजें उनमें सही साबित हो जाते हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि ये पूरा परिवार लगातार इस जो पुजारी है उनके परिवार को डराता था, धमकाता था, उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता था। और ये फैसला जो है पीड़ित परिवार की तरफ से पंच पटेलों को की तरफ से भी दिया गया था कि भी इस तरीके से ना किया जाए। आप मंदिर माफी की जमीन को इस तरीके से नहीं हथिया सकते हैं, दबंगई पे आप किसी की जमीन को एक्वायर नहीं कर सकते हैं, लिहाजा ये मंदिर माफी की जमीन इस मतलब जो जमीन गांव ने, पंचायत ने खुद पुजारी को दी, उस पर कब्जा करने की कोशिश इस दबंग ने की थी और उस विवाद में उसने पुजारी को जिंदा जला दिया। अब हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा पाएंगे। हमारे साथ पवन नारथरू हो गए हैं, करौली गांव में इस वक्त मौजूद हैं। पहले वो परिवार के बीच में थे, अब वहां पर जो कुछ हो रहा है आपको वो तस्वीरों में दिखा पाएंगे। पवन, अगर आप तस्वीरें भी थोड़ा सा दिखाइएगा। और आप इतना वक्त आज इस गांव में लोगों के बीच में रहे हैं, आपने क्या महसूस किया उनकी बात? जी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा सौरभ। यहाँ
सब आम और खास पहुंचे हुए हैं, सब यहाँ हैं, जिसमें मीणा समाज के लोग से लेकर हर कोई है। सामने उनके पार्थिव शरीर के लिए चिता तैयार की गई है। अब किसी भी क्षण उनका अंतिम संस्कार हो सकता है। यहाँ गांव में आकर हमें महसूस हुआ कि गांव के लोग यहाँ कह रहे हैं कि ये घोर अन्याय हुआ है, और जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति ऐसा है कि कुछ वक्त पहले उसके खेत में एक गाय घुसी, जिस पर हमला किया गया और गाय की मौत हो गई। पंचायत ने उसे गंगा नहाने का फरमान सुनाया कि आपने ये अपराध किया है, आपने गौ माता की हत्या की है। तो ये भी उस व्यक्ति कैलाश मीणा के साथ हो चुका है। तो आप सोचिए किस तरह की छवि का आदमी है। जब इसको कहा गया कि आप ये जमीन इनको दान दी जा चुकी है, इसने फैसले को मानने से इनकार कर दिया। दबंग था, बताया जा रहा है स्थानीय स्तर पर राजनीति में एक्टिव था, इसीलिए उसका हौसला इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था और ये स्थिति आई। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का व्यक्तित्व था और क्यों सारे लोग उसके खिलाफ हैं, क्योंकि मानते हैं वो अधर्मी था और जिस तरह के कृत्य उसने किए हैं वो पूरे गांव के सर पर पाप लगाकर गया है। इस तरह के शब्द यहाँ बुजुर्गों ने हमें कहे हैं। अच्छा, ये और बताइए कि इस मामले में शुरुआत से जो लोकल पुलिस थी, क्योंकि स्थानीय एसएचओ को ट्रांसफर करने का फरमान जो है वो सरकार ने दिया है, तो जो शुरुआती कार्रवाई हुई उसमें क्या क्या गलतियां थीं और उसमें भी क्या आरोपियों का साथ देने की बात सामने आई है? जी बिल्कुल, शुरुआती गलतियां इस तरह से हुई कि एक महीना पहले 6 सितंबर को एक प्रॉपर पंचायत हुई, जिसमें वो 100 घर जिन्होंने जमीन दान में दी थी उन्होंने फैसला किया कि ये सारी जमीन पंडितों की है, उन्हीं के पास रहेगी, अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। 1 या 2 घर अतिक्रमण करके बने हैं, ये भी सहमति हुई कि उनको नहीं तोड़ा जाएगा। उसके बाद कैलाश मीणा की तरफ से ये कोशिश की गई। ये जो पंचायत का फैसला था जिसमें 100 लोगों के हस्ताक्षर थे, इसकी कॉपी पटवारी को दी गई और मांग की गई कि इनका परमानेंट पट्टा इनके नाम कर दिया जाए। वही एक कॉपी सरपंच को दी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रही पुलिस की भूमिका की बात, तो शुरुआत में पुलिस ने सबसे पहले ये कहा कि बाबू पंडित जी ने अपने आप आत्महत्या करने की कोशिश की है, इसी प्रयास में वो झुलस गए हैं। जब उनका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ अस्पताल में मरने से पहले, जो उन्होंने बयान दर्ज कराया, उसमें कहा कि कैलाश मीणा और उसके 5 परिवार वाले और शामिल थे, उन्होंने घेर के मेरे ऊपर तेल छिड़क कर आग लगाई, तब जाकर ये बात हुई है। और अभी तक हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ है नहीं हुआ है ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक एफआईआर की कॉपी स्पष्ट नहीं है। शुरुआती मामला 307 का दर्ज किया गया था। सोचिए, पुलिस इस मामले को पहले आत्महत्या का मामला बताना चाह रही थी और बाद में इसमें हत्या का मामला दर्ज किया गया। तो ये तो रवैया रहा है पुलिस का। और उसके बाद ये और बताइए कि ये 40 घंटे तक परिवार को, गांव को प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? क्यों इनको शव को परिवार के बीच रख करके अपनी मांगे पहुंचाने की नौबत आई सरकार तक? जी, आप पृष्ठभूमि देखिए। हमने दिन में आज पुजारी जी के घर की तस्वीरें दिखाई। कुछ बर्तन, एक संदूक, आधा कट्टा आटा। वो पुजारी हैं जो गांव में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। घर में 2 कुंवारी बेटियां हैं, कुल 6 बेटियां हैं। बेटे की स्थिति ऐसी है, मानसिक स्थिति, कि वो बात किसी भी मेंटली अनस्टेबल है, मेंटली डेवलप नहीं है। तो ऐसी स्थिति में परिवार को लगा कि इस परिवार को न्याय के अलावा आर्थिक मदद की जरूरत है, इसीलिए पूरे समाज के लोग यहां समर्थन में आए और धरने पर बैठे, क्योंकि सचमुच परिवार की दयनीय स्थिति है। मेन ब्रेड अर्नर, जो कहें कि मुख्य पिलर था परिवार का, वो अब नहीं रहा। तो 2 बच्चों की शादी कैसी होगी, बूढ़ी अम्मा और बेटा जो कि विकलांग है उसका गुजारा कैसे होगा? तो ये इसमें कोई ऐसा राजनीतिक एंगल नहीं था कि विरोध करने के लिए बैठ गए। पूरे सर्व समाज को लगा कि पंडित जी को न्याय के साथ साथ आर्थिक मदद की जरूरत है। अपने जीवन में वो एक घर नहीं बना पाए, झोपड़ी में रह रहे हैं, तो कम से कम अब प्रशासन की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया गया है। जी, एक बार फिर से जरा
हम तस्वीरें दर्शकों के लिए दिखा दें जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। ये तो तस्वीर है जहां पर अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है और पूरा गांव यहां पर इस वक्त मौजूद है। जैसा कि आपको हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार बता रहे हैं कि गांव एकजुट है इस पुजारी के लिए इंसाफ की मांग करने में, और धरने पर वो सब बैठे, पंचायत में सब लोग गए, सब ने मांग की कि 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। हालांकि 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिला, 10 लाख का मुआवजे की बात सरकार ने मानी है। और इसके अलावा वो सरकारी नौकरी चाहते थे कि परिवार के एक सदस्य को मिले, वो भी सरकार ने नहीं मानी। संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर एक नौकरी देने की बात कही है। और इसके अलावा एक आवासीय योजना के तहत उनको कुछ आर्थिक मदद की जाएगी। ये अभी तक परिवार की मांगे मानी गई हैं गांव वालों के दबाव के बाद। और दूसरी ओर गहलोत सरकार का रवैया, उस पर हम क्या बात करें। उनके जब स्थानीय विधायक तक नहीं आ पाए, कोई मंत्री की बात तो छोड़िए, और फिर मुख्यमंत्री को कहां सुध होती। हम बने हुए इस बड़ी खबर पर, लौटते हैं तस्वीरों पर एक ब्रेक के बाद।